बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हमारा टॉपिक है हाफिल्डन एनालिसिस। ये एक जूरिस्प्रूडेंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें जो 8 कॉन्सेप्शंस हैं, राइट, ड्यूटी, प्रिविलेज, लायबिलिटी, इम्यूनिटी, डिसेबिलिटी, इनके आपस में क्या रिलेशन है। आपने राइट और ड्यूटी का रिलेशन आपस में पढ़ा होगा। अगर राइट एग्जिस्ट करता है तो ड्यूटी एग्जिस्ट करती है। इस तरह के पूरे 8 कॉन्सेप्शंस हैं जिनके आपस में रिलेशन है, होफील्ड ने बताए थे। अब वेस्ले न्यूकॉम होफील्ड इसका पूरा नाम है। ही वॉज अ प्रोफेसर एट स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी एंड द येल यूनिवर्सिटी। ये स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी और ये यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। ही गेव द 8 फंडामेंटल लीगल कंसेप्शंस namely right, duty, privilege, no right, power, liability, immunity, disability and their relation with each other। इसने 8 फंडामेंटल लीगल कंसेप्शंस दिए और इनका आपस में क्या रिलेशन है वो हमें बताया। अब इसने वर्टिकल एरोज जो बनाए थे उनको कहा जाता है ज्यूरल कोरिलेटिव, और जो क्रॉस एरोज हैं उनको ज्यूरल अपोजिट कहा है। अब जैसे वर्टिकल एरोज हैं राइट और ड्यूटी, इनका आपस में कोरिलेटिव है, इनका आपस में रिलेशन है, यानी राइट एग्जिस्ट करेगा तो ड्यूटी भी एग्जिस्ट करेगी। इसी तरह वाइस वर्सा, यानी ड्यूटी एग्जिस्ट करेगी तो राइट भी एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह प्रिविलेज और नो राइट को भी अगर आप वर्टिकल में देखोगे, अगर प्रिविलेज एग्जिस्ट करता है तो उसके कोरिलेटिव नो राइट एग्जिस्ट करेगा। प्रिविलेज को सेलमेंट लिबर्टी भी कहता था, यानी लिबर्टी यानी आजादी। ये 4 फंडामेंटल हो गए। दूसरा है पावर। अगर पावर एग्जिस्ट करता है तो लायबिलिटी भी एग्जिस्ट करेगी, यानी पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कानून बना सकती है, तो उस स्टेट में जो लोग रहते हैं उन पे लायबिलिटी है कि उस लॉ को वो फॉलो करें। यानी पावर एग्जिस्ट करता है तो लायबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है। इसी तरह इम्यूनिटी एग्जिस्ट करेगी तो डिसेबिलिटी भी एग्जिस्ट करेगी। अब पाकिस्तान में लोगों के पास ये इम्यूनिटी है कि वो पाकिस्तान में किसी भी जगह पे रह सकते हैं, ये उनके पास इम्यूनिटी है। किसी भी सरकारी इदारे के पास ये डिसेबिलिटी है, वो उनको रोक नहीं सकते किसी भी जगह रहने के लिए पाकिस्तान में। तो ये तो थी वर्टिकल एरो, ये आपस में कोरिलेटिव हैं, यानी एक एग्जिस्ट करेगी तो दूसरी भी एग्जिस्ट करेगी। अब क्रॉस एरोज जो हैं वो ज्यूरल अपोजिट उनको कहा जाता है। जैसे कि राइट के अपोजिट में आता है नो राइट। अब इस अपोजिट का मतलब है कि अगर किसी भी बंदे के पास राइट है तो उसी के पास कौन सी चीज़ नहीं होगी। मेरे पास राइट है मेरी मोबाइल पे, तो मेरे पास नो राइट नहीं होगा। इसी तरह मेरे पास लिबर्टी है, मैं अपने घर में कुछ भी कर सकता हूँ, नेटफ्लिक्स देख सकता हूँ, ये मेरे पास लिबर्टी है। इसके अपोजिट में मेरे पास क्या चीज़ नहीं है, मेरे पास ड्यूटी नहीं है। जो ये लाइन क्रॉस में आ रही है ये अपोजिट है, यानी मेरे पास ड्यूटी नहीं है किसी के ऊपर भी। इनको हम आगे और भी डिटेल में पढ़ते हैं। आप इतना समझ लो कि ये जो वर्टिकल एरोज हैं और ये जो क्रॉस एरोज हैं, इनको हाफिल्डन ने इंट्रोड्यूस किया था। बाद में प्रोफेसर J.L. विलियम रिप्रेजेंट हाफिल्डन्स डायग्राम इन टेबुलर फॉर्म एंड एड हॉरिजॉन्टल एरोज कॉल्ड ज्यूरल कॉन्ट्रडिक्शन एज फॉलोज। जो G.L. विलियम थे उसने हाफिल्डन के डायग्राम को टेबुलर फॉर्म में पेश किया और उसमें हॉरिजॉन्टल एरोज भी शामिल किए जिनको ज्यूरल कॉन्ट्रडिक्टरीज कहा जाता है, जैसे कि नीचे बताई गई हैं। अब हाफिल्डन ने वर्टिकल और क्रॉस एरोज के बारे में बताया था, और जो प्रोफेसर J.L. विलियम थे उन्होंने हॉरिजॉन्टल एरोज भी इसमें शामिल कर दी जिनको ज्यूरल कॉन्ट्रडिक्शन कहा जाता है। अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं कि ज्यूरल कोरिलेटिव क्या हैं, यानी जो वर्टिकल एरोज हैं ये क्या कहती हैं, और जो क्रॉस एरोज हैं ये क्या कहती हैं, इनके एग्जांपल्स क्या हैं। जो हॉरिजॉन्टल एरोज हैं जिनको ज्यूरल कॉन्ट्रडिक्शन कहा जाता है, इनका आपस में क्या रिलेशन है, इनके एग्जांपल्स क्या हैं, वो हम एग्जांपल्स के साथ पढ़ते हैं। अब पहला है ज्यूरल कोरिलेटिव्स, यानी जो वर्टिकल एरोज हैं। अब जो ज्यूरल कोरिलेटिव्स हैं ये एग्जिस्ट करती हैं टुगेदर। अब सबसे पहले राइट का जो कोरिलेटिव है ड्यूटी है, यानी वर्टिकल में आता है। तो राइट इज द प्रेजेंस ऑफ ड्यूटी इन एन अदर एंड वाइस वर्सा। अब राइट अगर प्रेजेंट है तो ड्यूटी दूसरे बंदे में एग्जिस्ट करेगी, दूसरे बंदे में प्रेजेंट होगी, एंड वाइस वर्सा, यानी अगर ड्यूटी दूसरे बंदे में एग्जिस्ट करेगी तो राइट मुझ पे एग्जिस्ट करेगा। तो इसका एक मिसाल है कि आई हैव राइट ऑन मोबाइल, अदर हैज ड्यूटी टू रिस्पेक्ट। अगर मेरे पास मेरी मोबाइल पे मेरा राइट है तो ऑटोमेटिकली आप पे ये ड्यूटी है कि आप मेरी मोबाइल की रिस्पेक्ट करें, मुझसे ये छीने ना, मेरा ये राइट वायलेट ना करें। इसी तरह अगर मेरी ड्यूटी है तो कहीं ना कहीं किसी का राइट होगा। तो राइट और ड्यूटी
आपस में कोरिलेटिव हैं, एक एग्जिस्ट करेगा तो दूसरा भी एग्जिस्ट करेगा। और राइट को कई ज्यूरिस्टिक क्लेम भी कहते हैं। कहीं पर अगर क्लेम आए तो समझ लेना कि ये भी राइट की बात कर रहा है। जहां पर नो राइट लिखा है तो वहां नो क्लेम लिखा होगा। फिर हमारा आता है प्रिविलेज, जिसको लिबर्टी भी कहा जाता है, नो राइट। अब प्रिविलेज इज द प्रेजेंस ऑफ नो राइट इन अनदर एंड वाइस वर्सा। यानी अगर लिबर्टी एग्जिस्ट करेगी तो किसी दूसरे बंदे पे नो राइट एग्जिस्ट करेगा। यानी मेरे पास लिबर्टी है कि मैं अपने घर में कोई भी काम कर सकता हूँ, जॉगिंग कर सकता हूँ, एक्सरसाइज कर सकता हूँ, टेलीविजन देख सकता हूँ, ये मेरे पास लिबर्टी है। किसी दूसरे बंदे के पास नो राइट है, यानी वो आके कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। इसी तरह पावर और लायबिलिटी में जो वर्टिकल लाइन है, अब पावर और लायबिलिटी भी आपस में कोरिलेटिव हैं। पावर इज द प्रेजेंस ऑफ लायबिलिटी इन एन अदर एंड वाइस वर्सा। पावर एग्जिस्ट करेगा तो लायबिलिटी भी एग्जिस्ट करेगी। अगर एक बंदे में पावर प्रेजेंट है तो दूसरे बंदे में लायबिलिटी प्रेजेंस होगी, एंड वाइस वर्सा, यानी एक बंदे पे लायबिलिटी होगी तो दूसरे बंदे पे पावर होगा। अब मिसाल के तौर पर पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कानून बना सकती है कि कोरिलेटिव है लायबिलिटी। पार्लियामेंट ने अगर कानून बना दिया अपना पावर एक्सरसाइज करके तो हम पे ये लायबिलिटी होती है कि हम उसको फॉलो करें। एक इसका दूसरा मिसाल है। अब मिसाल के तौर पर आपने मुझे ऑफर दी कि मुझसे ये मोबाइल खरीदो। अब मेरे पास ये पावर है कि मैं आपकी ऑफर को एक्सेप्ट करूं। अगर ये मैंने पावर एक्सरसाइज किया, आपकी ऑफर को एक्सेप्ट किया, तो ऑटोमेटिकली आप पर लायबिलिटी आ जाएगी। मेरे पास पावर है तो आपके पास लायबिलिटी आ जाएगी, तो आपको वो मोबाइल मुझे देनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ कहता है कि पावर इज द प्रेजेंस ऑफ लायबिलिटी इन अनदर। यानी एक बंदे में पावर प्रेजेंट होगा तो दूसरे बंदे में लायबिलिटी प्रेजेंट होगी। फिर हमारा आता है इम्यूनिटी इज द प्रेजेंस ऑफ डिसेबिलिटी इन अनदर एंड वाइस वर्सा। यानी इम्यूनिटी अगर प्रेजेंट होगी एक बंदे में तो दूसरे बंदे में डिसेबिलिटी प्रेजेंट होगी। तो ये भी आपस में कोरिलेटिव हैं। इसका भी एग्जांपल है Article 15 of Constitution of Pakistan says everyone has freedom of movement all over the Pakistan. Others have disability to restrict us. Constitution of Pakistan का आर्टिकल 15 कहता है पाकिस्तान में रहने वाले सारे लोगों के पास ये फ्रीडम है कि वो पूरे पाकिस्तान में मूवमेंट कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। तो ये उनके पास इम्यूनिटी है। उन लोगों के पास इम्यूनिटी कॉन्स्टिट्यूशन देता है उन लोगों को। ऑटोमेटिकली किसी दूसरे सरकारी इदारे को डिसेबिलिटी है, वो डिसेबल हैं, वो हमें रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। यानी इम्यूनिटी हम में एग्जिस्ट करती है तो अगले बंदे में डिसेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। पब्लिक में इम्यूनिटी एग्जिस्ट करती है तो किसी भी सरकारी इदारे में डिसेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। तो ये थी वर्टिकल लाइंस, और वर्टिकल लाइंस में जो कॉन्सेप्शन हैं वो आपस में कोरिलेटिव हैं और इसलिए इनको ज्यूरल कोरिलेटिव कहा जाता है वर्टिकल एरोज को। फिर हमारा आता है ज्यूरल अपोजिट यानी क्रॉस एरोज या डायगोनल एरोज। दीज कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर, ये साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इसमें अगर एक चीज एक बंदे में एग्जिस्ट करती है तो उसी बंदे में दूसरी चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसे कि राइट इज द एब्सेंस ऑफ नो राइट इन वन सेल्फ एंड वाइस वर्सा। अगर मुझ में राइट एग्जिस्ट करता है, मुझी में नो राइट एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो राइट की एब्सेंस होगी। अब मिसाल के तौर पर अगर किसी भी चीज पर मेरा राइट है तो उसी वक्त मैं नो राइट से महरूम हूँ। यानी एक चीज पे मेरा राइट है तो उसी वक्त उसी चीज पे मेरा नो राइट नहीं है। फिर है प्रिविलेज या लिबर्टी इज द एब्सेंस ऑफ ड्यूटी इन वन सेल्फ एंड वाइस वर्सा। मेरे पास अगर लिबर्टी है तो मेरे पास ड्यूटी नहीं है। यानी मेरे में अगर लिबर्टी एग्जिस्ट करती है, लिबर्टी मेरे पास है, तो उसी वक्त मेरे पास ड्यूटी नहीं है, या वाइस वर्सा, या अगर मेरे पास ड्यूटी है तो मेरे पास लिबर्टी नहीं है। इसका मिसाल ये है कि अगर मैं अपने घर में रहता हूँ, वहाँ पर लिबर्टी है, कोई भी मैं वहाँ पर मूवी देख सकता हूँ, एक्सरसाइज कर सकता हूँ, तो ये मेरे पास लिबर्टी है। इसी वक्त मेरे पास कौन सी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती? ड्यूटी। मेरे पास कोई भी ड्यूटी नहीं है। मेरे पास अगर प्रिविलेज है तो उसी वक्त मेरे पास ड्यूटी नहीं है। फिर हमारा आता है पावर इज द एब्सेंस ऑफ डिसेबिलिटी इन वन सेल्फ एंड वाइस वर्सा। यहाँ पर जो पावर का अपोजिट है वो डिसेबिलिटी है। मेरे पास अगर पावर है तो उसी वक्त मेरे पास कौन सी चीज नहीं है? डिसेबिलिटी नहीं है। या फिर जैसे हमने पार्लियामेंट का मिसाल पढ़ा, पार्लियामेंट हैज पावर एट दैट टाइम इट इज डिप्राइव्ड ऑफ डिसेबिलिटी। पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कानून बना सकती है, उसी वक्त उसके पास कौन सी चीज नहीं है? पार्लियामेंट के पास डिसेबिलिटी नहीं है। तो यहाँ आप देख रहे हो किस तरह ये टेबल बनाया गया है कि यहाँ पर सारी चीजें फिट बैठ रही हैं। पार्लियामेंट के पास पावर है
कि वो कानून बना सकती है, लेकिन उसी वक्त उसके पास कौन सी चीज नहीं है, इस क्रॉस एरो की वजह से उसी वक्त उसके पास डिसेबिलिटी नहीं है। इसी तरह इम्यूनिटी इज द एब्सेंस ऑफ लायबिलिटी इन वन सेल्फ एंड वाइस वर्सा। इम्यूनिटी का भी यहाँ अपोजिट जो है वो लायबिलिटी है। अब मेरे पास अगर इम्यूनिटी है तो वहीं पर मेरे पास कौन सी चीज नहीं होगी, लायबिलिटी नहीं होगी। एग्जाम्पल इसका भी पढ़ते हैं। इफ आई हैव इम्यूनिटी टू मूव एनीवेयर इन पाकिस्तान एट दैट टाइम आई एम डिप्राइव्ड ऑफ लायबिलिटी। अब मेरे पास ये इम्यूनिटी है कि मैं पाकिस्तान में कहीं भी मूव कर सकता हूँ, उसी वक्त मेरे पास लायबिलिटी नहीं है, यानी किसी भी चीज की जिम्मेवारी नहीं है, कोई भी मेरे पास ड्यूटी या फर्ज नहीं है, लायबिलिटी नहीं है। ये थे ड्यूरल अपोजिट यानी क्रॉस एरोज। इसका मतलब ये है कि अगर एक बंदे में एक चीज एग्जिस्ट करती है तो उसी वक्त उसी बंदे में दूसरी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे राइट एग्जिस्ट करता है मेरे में तो उसी वक्त मेरे पास नो राइट नहीं होगा। अगर मेरे पास लिबर्टी है तो उसी वक्त मेरे पास ड्यूटी नहीं है। अगर पार्लियामेंट के पास पावर है तो उसी वक्त उसके पास डिसेबिलिटी नहीं है। अगर लोगों के पास इम्यूनिटी है तो उसी वक्त उनके पास लायबिलिटी नहीं है। फिर हमारा आता है लास्ट, ड्यूरल कॉन्ट्रडिक्टरीज। ये हॉरिजॉन्टल एरोज हैं। एब्सेंस ऑफ वन लीगल कॉन्सेप्शन इन अनदर, यानी एक बंदे में अगर कोई एक चीज एग्जिस्ट करेगी तो दूसरे बंदे में दूसरी चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब राइट इज द एब्सेंस ऑफ लिबर्टी इन अनदर एंड वाइस वर्सा। फॉर एग्जांपल इफ आई हैव राइट अदर हैज नो लिबर्टी और प्रिविलेज। अगर मेरे पास राइट है तो उसी वक्त दूसरे बंदे के पास लिबर्टी नहीं है। तो ये हॉरिजॉन्टल एरोज यही कहती हैं कि अगर एक बंदे के पास एक चीज है तो उसी वक्त दूसरे बंदे के पास दूसरी चीज नहीं होगी। यानी मेरे पास राइट है कि मैं मोबाइल यूज कर सकता हूं तो उसी वक्त दूसरे बंदे के पास ये लिबर्टी नहीं है, ये आज़ादी नहीं है कि मेरी मोबाइल आके देखे या मेरे से ये मोबाइल छीने। फिर हमारा आता है ड्यूटी इज द एब्सेंस ऑफ नो राइट इन अनदर। इफ आई हैव ड्यूटी अदर इज डिप्राइव्ड ऑफ नो राइट। अब इसमें यह कहता है कि अगर मेरे पास ड्यूटी है तो अगले बंदे के पास नो राइट नहीं है, मतलब राइट है। नो राइट नहीं है मतलब राइट है। नेगेटिव में नो राइट लिखा गया है मतलब राइट है। तो यहाँ पर भी ये कहता है हॉरिजॉन्टल एरोज में कि अगर एक बंदे के पास ड्यूटी है तो दूसरे बंदे के पास नो राइट नहीं है। फिर हमारा आता है पावर इज द एब्सेंस ऑफ इम्यूनिटी इन अनदर एंड वाइस वर्सा। इफ द पार्लियामेंट हैज पावर अदर लेजिस्लेटिव बॉडी हैज नो इम्यूनिटी टू रेस्ट्रिक्ट इट। मिसाल के तौर पर पार्लियामेंट के पास पावर है तो अगली पार्टी के पास ये इम्यूनिटी नहीं है कि वो उसको रोके कानून बनाने से। यानी पावर एग्जिस्ट करता है एक बंदे में तो अगले बंदे में इम्यूनिटी एग्जिस्ट नहीं करती। फिर हमारा आता है लायबिलिटी इज द एब्सेंस ऑफ डिसेबिलिटी in another and vice versa. I have liability, other has no disability. मेरे पास liability है तो अगले बंदे के पास disability नहीं है। जैसे मेरे पास liability है, किसी बंदे ने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट किया, यानी मैंने किसी बंदे को ऑफर किया कि मुझसे ये मोबाइल खरीदो 10,000 रुपए में। उसके पास पावर था, उसने वो पावर एक्सेप्ट कर ली। अब मेरे पे ये लायबिलिटी है कि मैं उसको ये मोबाइल दूं। मेरे पे ये लायबिलिटी है तो अगले बंदे के लिए ये डिसेबिलिटी नहीं है। तो ये थी हमारी वर्टिकल एरोज, हॉरिजॉन्टल एरोज और क्रॉस एरोज। अब वर्टिकल एरोज क्या कहती हैं? वर्टिकल एरोज कहती हैं कि अगर एक चीज एक बंदे में एग्जिस्ट करती है तो दूसरे बंदे में दूसरी चीज एग्जिस्ट करेगी। ये वर्टिकल एरोज कहती हैं, जिनको ड्यूरल कोरिलेटिव कहा जाता है। फिर हमारी आती हैं क्रॉस एरोज। क्रॉस एरोज कहती हैं कि अगर एक बंदे के पास एक चीज एग्जिस्ट करती है तो उसी वक्त उसी बंदे के पास दूसरी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। ये क्रॉस एरोज हमें बताती हैं, जिनको ड्यूरल अपोजिट भी कहा जाता है। फिर हमारी आती हैं हॉरिजॉन्टल एरोज, जिनको ड्यूरल कॉन्ट्राडिक्टरीज भी कहा जाता है। ये हमें बताती हैं कि अगर एक बंदे के पास एक चीज एग्जिस्ट करती है तो उसी वक्त दूसरे बंदे के पास दूसरी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। अब लास्ट टर्म है डिफरेंसेस बिटवीन राइट, लिबर्टी, प्रिविलेज, पावर एंड इम्यूनिटी। ज्यादातर लोग हॉफिल्डन एनालिसिस से पहले राइट, लिबर्टी, पावर और इम्यूनिटी को सेम ही समझते थे, सबको राइट ही समझते थे। लेकिन इसके जब हॉफिल्डन ने अपनी एनालिसिस पेश की तो इनमें डिफरेंस था। अब जो राइट है वो क्या है और लिबर्टी है वो क्या है। अब राइट, व्हाट अदर्स डू फॉर मी। राइट मतलब दूसरे बंदे मेरे लिए क्या करते हैं, यानी मेरा अगर मोबाइल पे राइट है, दूसरे बंदे क्या करते हैं मेरे लिए, यानी मेरे राइट की रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं करते, तो ये राइट बताता है। जो लिबर्टी है वो कहती है व्हाट आई मे डू फॉर माई सेल्फ। मैं अपने लिए क्या कर सकता हूँ, यानी अगर मैं अपने घर में अकेला हूँ, मेरे पास लिबर्टी है, यहाँ पर कोई भी बंदा
इंटरप्ट नहीं करता आगे। किसी भी बंदे की कोई यहाँ पर ड्यूटी नहीं है, कोई भी राइट नहीं है। तो लिबर्टी यानी यहाँ पर मैं अपने लिए क्या करता हूँ। हमारा आता है पावर। पावर इज द एबिलिटी टू इम्पोज द लाइबिलिटी ओवर पर्सन। पावर एक ऐसी एबिलिटी है जो दूसरे बंदे पर लाइबिलिटी इम्पोज करती है। जैसे मैंने आपको मिसाल बताया था कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कानून बना सकती है। उसने अगर कानून बना दिया, ऑटोमेटिकली हम पे लाइबिलिटी आ जाती है कि हम उसको फॉलो करें। तो ये पावर उसके पास है कि वो हम पे लाइबिलिटी इम्पोज कर सकता है। इसी तरह जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट वाला आपको मिसाल बताया था कि आपने अगर मुझे प्रपोजल दिया, ऑफर की कि आप मुझसे ये मोबाइल खरीदो, अब मेरे पास ये पावर है कि मैं आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करूं। अगर मैंने ये पावर एक्सरसाइज किया तो आप पे लाइबिलिटी इम्पोज हो जाएगी। मेरे पास ये पावर है कि मैं आप पे लाइबिलिटी इम्पोज कर सकता हूँ। अब पावर और राइट में क्या फर्क है। अब जो राइट है वो बिफोर एक्सरसाइजिंग राइट अदर पर्सन हैज ड्यूटी, यानी राइट को एक्सरसाइज करने से पहले ही अगले बंदे के पास ड्यूटी होती है। लेकिन पावर के केस में जब तक बंदा पावर एक्सरसाइज नहीं करता तब तक अगले बंदे के पास लायबिलिटी नहीं आती। तो ये भी दोनों में डिफरेंस है राइट और पावर में। यानी मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास राइट है मेरी मोबाइल पे, अब इस राइट को मैंने एक्सरसाइज नहीं किया, ऑटोमेटिकली अगले बंदे पे ड्यूटी है। लेकिन पार्लियामेंट के पास जो पावर है वो जब तक उस पावर को एक्सरसाइज नहीं करेगी तब तक अगले बंदे पे कोई लायबिलिटी नहीं होगी। या फिर जैसे आपने मुझे प्रपोजल दिया, ऑफर दी, अब जब तक मैं अपने पावर को एक्सरसाइज करके आपकी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता तब तक आप पे लायबिलिटी नहीं आएगी। तो पावर एक्सरसाइज करने के बाद लायबिलिटी आती है और राइट एक्सरसाइज करने से पहले ही अगले बंदे पे ड्यूटी आती है। अब आता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी रिफर्स टू द एग्जेम्पशन और प्रोटेक्शन फ्रॉम लीगल और सोशल consequences दैट एन इंडिविजुअल और ग्रुप में एंजॉय अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेज। अब इम्यूनिटी एक प्रोटेक्शन है किसी भी लीगल या सोशल कॉन्सिक्वेंसेज से, ताकि कोई भी बंदा या कोई भी ग्रुप कुछ सर्कमस्टेंसेस अंडर उसको एंजॉय कर सके। जैसे हमने मिसाल पढ़ा था कि पाकिस्तान में रहने वाले सब बंदों के पास ये इम्यूनिटी है कि वो पाकिस्तान में कहीं भी मूवमेंट कर सकते हैं। ये इम्यूनिटी उनको एक प्रोटेक्शन है लीगल कॉन्सिक्वेंसेस से, यानी उनको कोई भी पुलिस नहीं रोक सकती कि आप सिंध के हैं पंजाब क्यों आए, या आप बलूचिस्तान के हैं पंजाब या सिंध क्यों आए, आप पेशावर के हैं आप जो है सखर क्यों आए। यहाँ पर उनको कोई भी पुलिस वगैरह कोई भी लीगल या सोशल कॉन्सिक्वेंसेस उनको नहीं रोक सकती। तो इम्यूनिटी एक प्रोटेक्शन है फ्रॉम लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। ये टॉपिक थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप एक बार इसको याद करते हो तो आपको ये ज़िंदगी भर याद रहेगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से अक्सर MCQs आते हैं। और अगर आप इसको समझने में कामयाब हो जाते हो तो आप राइट, ड्यूटी, इम्यूनिटी और पावर के बीच डिफरेंसेस और इनके जो रिलेशन है इनमें कभी भी कंफ्यूज नहीं हो सकते। और अगर आपको अभी भी ये समझ नहीं आया तो आप मेरी ये वीडियो दोबारा देखिए, आपको ज़रूर समझ आ जाएगा और आप अपने पेपर में अच्छा खासा लिख सकेंगे। अगर आपको जूरिस्प्रूडेंस के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके आप जूरिस्प्रूडेंस के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर लिख दें कुछ भी। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको।